232 पर बात हो रही थी पिछली क्लास में, और उसमें एक परंतुक आया था जो नया जोड़ा गया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट by the accused or the victim or any person authorized by such person in a case trial by court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the case. हमने कहा था कि कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है, अगर किसी केस को कमिट किया जा रहा है, उसमें कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो प्रार्थना पत्र भेजा जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन को। यह प्रार्थना पत्र जिस मामले के संबंध में उसको कोर्ट ऑफ सेशन भेजा जाएगा, ये बात तय नहीं हो पा रही है। तो हमें जो कुछ समझ में आ रहा है वो इतना ही समझ में आ रहा है कि ये परंतुक सिर्फ जोड़ा ही इसीलिए गया है क्योंकि अब तक जो देखा जाता है कि एक मामले के साथ दूसरा मामला इस प्रकार जुड़ा होता है कि अगर दोनों मामलों को अलग अलग निर्णित करें तो अन्याय हो जाने की संभावना होती है, क्योंकि मामले एक ही घटना से जुड़े होते हैं और एक मामला कमिट हो जाता है और दूसरा मामला कमिट ही नहीं होता। यह दूसरा मामला अपने स्तर पर कमिट होता है, अब वो किसी अन्य सेशन न्यायालय में विचारणा के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि सेशन जज सारे सेशन मामलों का विचारणा खुद तो कर नहीं लेंगे। जो अपर सेशन न्यायाधीश होते हैं, एक सेशन खंड में काम करते हैं, उनको सेशन न्यायाधीश अपनी व्यस्तता को देखते हुए विचारणा हेतु मामलों को अंतरित कर देते हैं। तो मालूम पड़ता है एक कहीं पहुंच गया और एक कहीं पहुंच गया और दोनों मामले एक ही घटना संबंधित हैं। दोनों का विचारण एक ही न्यायाधीश करे तो ज्यादा ठीक होगा। इसलिए अंततः फिर ट्रांसफर एप्लीकेशंस ये लगती हैं और डिले ये कारित होता है। और इन तीन कानूनों को बनाने के पीछे जो विधायिका की मंशा रही है वो डिले, विलंब, इसे मिनिमाइज करना और बचाना। तो यहां एप्लीकेशन, क्योंकि कमिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये आपके आवेदन पर तो डिसाइड नहीं होगा। कमिटल होने लायक होगा तो कमिटल होगा और कमिटल नहीं होने लायक होगा तो नहीं होगा। लेकिन आपने कोई आवेदन दिया है तो हो सकता है कमिटल होने लायक भी हो, क्योंकि मजिस्ट्रेट की बुद्धि पर ही सर्वथा भरोसा कर लेना ये भी ठीक नहीं है। हो सकता है वो गलत ढंग से कमिटल न कर रहे हो या आगे असुविधा उससे बचा जा सके, इसलिए वो अगर कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है तो उस एप्लीकेशन को भी मामला जिसे वो कमिट कर रहे हैं उसके साथ सेशन न्यायाधीश को भेज देंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि सेशन न्यायाधीश को उनके सेशन खंड में जितने मामले चल रहे हैं सबको अपने पास मंगवा लेने की या एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर करने की ताकतें हैं। और हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं कि जितने मजिस्ट्रेट हैं वे सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए स्वयं में निहित अधिकारिता का प्रयोग करेंगे। तो यह भी संभव है कि सेशन न्यायाधीश ये ठीक है कि किसी भी मामले का संज्ञान स्वयं नहीं कर सकते जब तक कि अभिव्यक्त रूप से ऐसा उपबंधित न हो इस संहिता द्वारा या किसी अन्य तत्सम प्रवक्ता विधि के द्वारा। लेकिन फिर भी अपने नियंत्रणाधीन लोगों को वो ये निर्देश तो दे सकते हैं कि अमुक मामला ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है, इस पर विचार करें और यदि हो तो कमिटल करें। अगर एक ही घटना संबंधित दोनों मामले और वाकई दोनों एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो उन्हें एक ही न्यायालय में रखा जा सके और विलंब से बचा जा सके, ऐसा ही उद्देश्य हमें इस परंतु के पीछे समझ में आ रहा है। शेष तो जब यह संहिता पूरी तरह प्रभावी हो जाएगी और कार्यशील हो जाएगी तब इस
सेक्शन या इस परंतु का क्या अर्थ है ये निकल कर आएगा, क्योंकि अभी जितने मामले कमिटल के लिए हैं अधिकांश उनमें पुरानी सीआरपीसी ही लागू हो रही है और उनमें ये परंतुक है नहीं। ठीक है ना। अब धीमे धीमे ऐसे ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मामले आएंगे जिनमें परंतुक उपयोग में आएगा, तब एक्चुअल जब एप्लीकेशन में आएगा तब एक्चुअल अर्थ इसके पता लगेंगे कि न्यायालय इसका क्या अर्थान्वयन कर रहा है। फिलहाल तो बात यही समझ में आ रही कि प्रार्थना पत्र इसको मामले के साथ सेशन न्यायालय को भेज दिया जाएगा। तो ये बात आपसे की गई थी। अब हम लोग बात करेंगे आरोप पर। ठीक है, आरोप की विरचना हम पहले भी कह रहे थे, अगर आपको यही नहीं मालूम कि आपके ऊपर अभियोग क्या है, क्योंकि कृत्य ये स्वयं में अपराध नहीं है, कृत्य जब उन परिस्थितियों में किया जाए या लोप जब उन परिस्थितियों में किया जाए जिन परिस्थितियों में उस प्रकार का कृत्य करना या उस प्रकार का लोप करना विधि अपराध घोषित करती है, केवल तभी आपने अपराध किया ये माना जाएगा। आपने सिर्फ कोई कृत्य किया या सिर्फ कोई लोप किया, इसके आधार पर आप अपराधी ये थोड़े मान लिए जाएंगे और इस आधार पर आप विचारित होना ये थोड़े प्रारंभ हो जाएंगे। आप ड्राइविंग कर रहे थे, बिल्कुल ठीक ड्राइविंग कर रहे थे, कोई अकस्मात छत से कूदा और आपकी गाड़ी सामने आ गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो इसमें कौन सा अपराध हो गया? वो अपनी मृत्यु के लिए खुद दोषी है। सिर्फ उसकी मृत्यु हो गई आपकी गाड़ी से टकराकर, इसके आधार पे अगर लोगों का विचारण शुरू हो जाएगा तो रेलवे इसके ड्राइवर पर विचारण इतने चलने शुरू हो जाएंगे कि शायद उन्हें सारे दिन कचहरी में ही बैठना पड़ेगा। तो किसी की गाड़ी के सामने कोई आया और उससे टकराकर उसकी मृत्यु हुई, सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति का 304A जो पूर्व में है उसके लिए विचारणा ये तो नहीं हो सकता। 304A में जो वर्णित परिस्थितियां हैं, चालक का व्यवहार ये उपेक्षापूर्ण हो, ये चालक ने उतावलेपन का प्रदर्शन ये किया हो और उस उपेक्षा या उतावलेपन के कारण किसी की मृत्यु कारित हुई हो, तब व्यक्ति दोषी हो सकता है। कोई आपकी गाड़ी के सामने स्वयं आ गया और तेजी से आप गाड़ी चला रहे थे, इसके आधार पर भी किसी का प्रोसिक्यूशन ये नहीं हो सकता। हम तेज चला रहे थे तो फास्ट ड्राइविंग ये तो अपराध नहीं है जब तक लापरवाही नहीं है, और जो भी फास्ट ड्राइविंग कर रहा है वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, इसका कोई प्रिजम्पशन या इसकी कोई उदाहरणा ये तो नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को बताना होगा कि आखिर उसके ऊपर अभियोग किस घटना के संबंध में लगाया जा रहा है या उसका विचारण क्यों हो रहा है। जब तक उसके विचारण की समस्त परिस्थितियां उसे नहीं बताई जाती तब तक वो अपनी समुचित प्रतिरक्षा ये कर ही नहीं सकता। और अगर व्यक्ति अपनी समुचित प्रतिरक्षा ये करने में समर्थ नहीं और आप उसे दंड दे रहे हो, तो आपने निष्पक्ष विचारण उसका किया है और उसके बाद उसे अपने बचाव का पूरा अवसर दिया है, कम से कम ये तो नहीं कहा जाएगा। उसे अपने बचाव का समुचित अवसर ये मिलना चाहिए और उसके बचाव का उसे समुचित अवसर मिले, इसके लिए जरूरी है कि जिस अपराध के आरोप पर आप उसे विचारित करना चाहते हो उसकी समस्त विशिष्टियां
वो अपराध जिस कृत्य से मिलकर बनता है, उस कृत्य के संबंध में समस्त जितने स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे उसे बताए जाने चाहिए। अब ये काम अगर व्यक्ति पर छोड़ दिया जाए, अगर आदमी पर छोड़ दिया जाए ये काम कि वो स्पेसिफिकेशन सब बता दे, तो आदमी तो अपनी समझ के मुताबिक बताएगा। भाई जो उसकी समझ है उसी के मुताबिक तो बताएगा। अगर वो 100% ठीक आदमी है तो, और 100% ठीक आदमी भी नहीं है, तब तो और भी दिक्कत, तब तो और भी मुश्किल। भाई अगर 100% वो एकदम जेन्युइन आदमी है तो भी वो वही बता सकता है जो उसकी समझ में है। और अगर 100% जेन्युइन आदमी नहीं है तब फिर तो वो क्या बताएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आधी बातें तो छुपा ही लेगा, और जब आधी बातें छुपा लेगा तो अभियुक्त समुचित प्रतिरक्षा अपनी कर पाए, इसकी तो संभावना ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात कि आरोप की विरचना की जिम्मेदारी किसने ली? कोर्ट ने। लेकिन हमने पहले भी कहा कि कोर्ट सिर्फ आप कहते हैं, इनफैक्ट कोर्ट एक अवधारणा है, इनफैक्ट कोर्ट ये एक संकल्पना है, और इस संकल्पना को मूर्त रूप जो दे रहा है वो आदमी है। और आप जो कुछ करेंगे उसमें पूरी तरह सफल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आप जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ इतना कि काम करें, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप काम करेंगे और ठीक वही होगा जिसके लिए आपने काम किया है, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते, क्योंकि जिस लिए आपने काम किया वो होना या न होना सिर्फ आप पर निर्भर नहीं करता, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो इसलिए कोर्ट इस अवधारणा को साकार करने के लिए आप जिस व्यक्ति का चुनाव करेंगे वो ठीक व्यक्ति हो, इसका प्रयत्न, इसका प्रयास यही तो आप कर पाएंगे। वो ठीक ही होगा इसकी क्या गारंटी? और वो बुद्धिमान ही होगा इसकी क्या गारंटी? वो सत्यनिष्ठ ही होगा इसकी क्या गारंटी? इसलिए हमेशा सुरक्षित क्या माना जाता है? प्रक्रिया बना दी जाए, यह हमेशा सुरक्षित माना जाएगा। और हमने आपसे लगातार कहा है कि प्रक्रिया सामान्य लोगों के लिए है, जो असामान्य है उनके लिए प्रक्रिया नहीं, क्योंकि असामान्य बिना प्रक्रिया के भी ठीक कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि लीक छाण तीनों चले, शायर, सिंह, सपूत, तो तीन को ही लीक छोड़ने की इजाजत है, शेष को नहीं है। और यहां लीक इसका जो प्रतीक है, या लीक शब्द का जो उपयोग है वो प्रक्रिया के संबंध में ही है। तो सपूत है, प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायर युग प्रवर्तक होता है, वो विजनरी आदमी होता है, वो आगे के विजन या उसके बारे में कुछ बोलता है। अगर हम उसे प्रक्रिया से बांध देंगे तो उसका विजन यही खत्म हो जाएगा। और शेर किसी भी परिस्थिति में वो अपना कर ही लेगा, तो उसे प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं। और फिर यूं कहें कि शेर पशुता का प्रतीक है, ये भी ठीक है। तो पशु प्रक्रिया बना भी दो तो उसका पालन करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो उसके लिए भी प्रक्रिया बनाना न तो योग्य है और न बुद्धिमत्तापूर्ण। सपूत प्रक्रिया
हो न हो, वो सपूत है ही, गलती करेगा ही नहीं। तो लीक छोड़ने की जो इजाजत है वो सिर्फ 3 को, शेष को लीक छोड़ने की इजाजत नहीं। और सिर्फ सपूत ही न्यायाधीश होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं, और सिर्फ सपूत ही वकील होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आज ऐसे बात हो रही थी तो कोई बोले कि वकील कर्मयोगी है। अब उन्हें कर्मयोगी शब्द का उपयोग उन्होंने कर लिया है, लेकिन कर्मयोगी होता कौन है इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। योगी कौन है इसका भी उन्हें कोई अता पता नहीं है। योगी उसे थोड़ी कहते हैं जो योग शिक्षक है, जो पीटी करा रहा वो योगी तो नहीं है। जितने गेरुए कपड़े पहन लिए वो भी योगी नहीं है। फिर आखिर योगी यह है क्या? तो सबसे पहली चीज कि आप कोई भी शब्द सुने तो उसका कोई मतलब स्थूल से नहीं होता। सबसे पहली बात यह समझ लें, यानी योगी प्रारूप को नहीं कहा जा सकता कि वो योग सिखाता है या कपड़े पहने, इसे योगी नहीं कहेंगे। योगी का संबंध यज्ञ करने से, जो यज्ञ करता है वो योगी। अब यज्ञ क्या है? तो कहते ये हैं कि जब आप कोई काम करते हैं, कुछ भी करें, तो उसे करने के पीछे जो आपकी धारणा होती है, आप जो करते हैं क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें लाभ हो, इसलिए करते हैं। इसके अलावा आपका काम करने के पीछे न तो कोई उद्देश्य होता है और न ही अन्य कोई प्रेरणा। आप अपने लाभ के लिए काम करते हैं। काम क्या करते हैं इससे मतलब नहीं। आप जो भी काम करते हैं खुद के लाभ के लिए। आप दान देते हैं क्यों? इसलिए कि खुदा ने 1 के बदले 10 देने का वायदा किया है। तो दान कहां है? ठीक है, आप तो अपने लाभ के लिए दान कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो प्रशंसा योग्य है, इसलिए नहीं। आपका काम उससे निकल आए इसलिए। आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, नेताओं की आलोचना लोग कर रहे हैं ना, क्यों? नेता आलोचना के योग्य हैं इसलिए नहीं। नेता उनकी सुन नहीं रहे इसलिए। क्यों? क्योंकि वही नेता जब उनके घर पर आता है तो अगर वो उसे आलोचना के योग्य ही मानते हैं तो उसका स्वागत क्यों करते हैं? ठीक है, अपने लड़के की शादी में वो आए इसके लिए उसके टाइम के हिसाब से डेट क्यों सेट करते हैं? अगर वो आलोचना के योग्य है तो सारा कुछ आप आलोचना करते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, आप दान करते हैं, आप दान नहीं करते हैं, आप जो कुछ करते हैं उसके केंद्र में आपका लाभ है। आप खुद के लाभ के लिए सब कुछ करते हैं। वो करना कुछ भी हो सकता है, वो दान हो सकता है, वो गाली हो सकती है, वो चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके केंद्र में लाभ ही है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो दान नहीं कर रहा और जो दान कर रहा, इसके बीच अंतर सिर्फ इतना है कि जो दान नहीं कर रहा, अगर किसी भी ढंग से आप उसे यह समझा दो कि इसमें तुम्हारा लाभ है तो करने लगेगा। और सरकार ने इसीलिए 80G की सुविधा दी है दान पर, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80G। और लोग बड़ा बड़ा लिखवाते हैं कि हमारे यहां 80G की सुविधा उपलब्ध है। 80G की सुविधा
जिस एनजीओ के जिस व्यक्ति को उपलब्ध होती, अगर उसे आप दान करोगे तो आपको कुछ लाभ होगा। क्या होगा? क्योंकि हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़े नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते, लेकिन होगा। ये आप किसी सीए से, किसी इनकम टैक्स के एडवोकेट से जान सकते हैं, लाभ होगा। तो सरकार ने इस चीज को पहचाना है कि अगर व्यक्ति लाभ, ठीक है, की स्थिति में आ जाए तो वो दान करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो आज का कृपण है वो कल का दानी है, और जो दानी दिख रहा है वो भी वस्तुतः कृपण ही है। ठीक है, आपके केंद्र में लाभ है, और जब आप अपने लाभ की इच्छा के बिना सिर्फ ये मानकर कि ये मेरा कर्तव्य है, कोई काम करते हैं तो आपका वो काम यज्ञ कहलाता है, वही यज्ञ है, और ऐसे यज्ञ का कर्ता ही कर्मयोगी कहलाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि गीता में कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि तू अपना धर्म मान। ठीक है, क्षत्रिय के नाते तेरा धर्म है कि जीवन मूल्यों के लिए संघर्ष करना। जीवन मूल्यों के संघर्ष में हम जिंदा रहेंगे, ये जिंदा रहेंगे। ये जीवन मूल्यों का विरोधी कौन है? जो विरोधी है वो हमारा है या नहीं है, इस सब का कोई अर्थ नहीं है। और इसीलिए युद्ध को वो यज्ञ कह रहे हैं, अन्यथा युद्ध कैसे यज्ञ हो सकता है? ठीक है ना? तो हर शब्द की अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, और ये कर्म यज्ञ है और इसे करने वाला योगी। ठीक है ना? तो शब्दों को तो हमने चर्चा ऐसे ही चल रही, तो हमने कहा कि लोग बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करने के आदी हो जाते हैं। शब्द का अर्थ उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम होता, शब्द की गहराई क्या है इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन शब्द सिर्फ शब्द है। शब्द चीजों में गुण पैदा नहीं कर देगा। ठीक है, आप किसी के लिए जज शब्द का प्रयोग कर देंगे तो उसमें निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता आदि गुण स्वयमेव उत्पन्न नहीं हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि जज के सिलेक्शन का एक प्रोसेस, और वो निष्पक्ष व्यक्ति है, इसलिए आरोप की विरचना की जिम्मेदारी उसी पर रखी गई कि वही आरोप की विरचना करेगा, ताकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो अक्यूज को मिलनी चाहिए मिलने से बचे नहीं, ताकि अक्यूज का निष्पक्ष विचारण। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर लगे आरोप की सभी विशिष्टियां, सभी स्पेसिफिकेशंस नहीं जानते, तब तक आप अपनी प्रतिरक्षा कैसे करेंगे? हम आपको बताएं ना कि आपके ऊपर तेजी व लापरवाही, इससे गाड़ी चलाने का अभियोग ये है, हम आपको बताएं ना। और देखिए, आप कहेंगे तुम्हें तो पता ही है। तो ऐसे तो हमें बहुत सारी बातें पता रहती, लेकिन जब तक बात अथॉरिटेटिव सोर्स से ना आए, तब तक उस बात के आधार पर काम कैसे किया जाए? आपको पता रहता है स्कीम बदल गई, लेकिन वेबसाइट पर शो नहीं हो रही, तो मान कैसे नहीं बदल गई? भले ही जिसे बदलनी उसी ने कह दिया कि बदल गई, लेकिन उसके द्वारा कही गई बात के प्रकटन का एक ढंग है। बात उसी ढंग से प्रकट होनी चाहिए, और जब प्रकट होगी तभी माना जाएगा कि वो प्रकट हुआ। इसी को हार्ट ने क्या कहा है? मान्यता का नियम। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक विधिक व्यवस्था में एक मान्यता का नियम है, और विधिक व्यवस्था के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। प्रत्येक विधिक व्यवस्था कुछ नियमों को विधिक नियम के तौर पर मान्य करती है, और मान्य वो तभी करती है जबकि उस विधिक नियम को, उस नियम को जो विधि का नियम कहा गया है, उस विधिक व्यवस्था में उस प्रक्रिया से प्रकट कर दिया गया है। इसीलिए हार्ट प्रक्रिया के
विधिशास्त्री ये भी कहे जाते हैं, वो शब्दों के विधिशास्त्री ये भी कहे जाते हैं, ठीक है, और वो नियमों के विधिशास्त्री ये भी कहे जाते हैं, और वो प्रक्रिया के विधिशास्त्री ये भी कहे जाते हैं। उसका कारण ही है। तो प्रक्रिया इंपॉर्टेंट बनाई इसीलिए जाती है क्योंकि ठीक है, हम जज निष्पक्ष होगा, ईमानदार होगा, सारी चीजें होंगी, इसका प्रयत्न कर सकते हैं, होगा ही गारंटी नहीं कर सकते। इसलिए एक तो प्रक्रिया बनेगी। पहली चीज, आरोप की विरचना न्यायालय करेगा। सब तो पहली चीज, पक्षकारों पर नहीं छोड़ा गया कि अभियोजक बता देगा। अभियोजक क्या बता देगा? सत्यनिष्ठ अभियोजक होगा तो डेफिनेटली वो कर्मयोगी होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। मेरा काम यह है कि इन्हें सब कुछ बता दें, इनसे अपनी समुचित प्रतिरक्षा इसकी अपेक्षा करें, लेकिन हम अभियोजन करेंगे, परिणाम कुछ भी हो। वकील को कर्मयोगी कहा, लेकिन इसीलिए उससे अपेक्षित यही है कि वो न्याय का सहयोग करे, बिना ये सोचे हम हारेंगे, ठीक है ना, ये जीतेंगे, ठीक है। वो अपने पक्षकार की बात 100% न्यायालय के समक्ष रख दे, जो परिणाम होता रहे, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। तो आरोप की विरचना पहली चीज न्यायालय करेगा, लेकिन हमने कहा न्यायालय सिर्फ एक अवधारणा है, सिर्फ एक संकल्पना है, अंततः ये व्यक्ति ही करेगा। अंततः न्यायालय में कौन करेगा? व्यक्ति ही करेगा, और व्यक्ति इससे गलती संभव है, इसलिए कैसे करेगा, ठीक है। आरोप की विरचना यानी जिस कृत्य का विचारण होना है, उसका आरोप संबंधित व्यक्ति पर वो स्वयं लगाएगा, और किस तरह लगाएगा कि उस आरोप के संबंध में, उस कृत्य के संबंध में सारी सूचनाएं उस व्यक्ति को पता लग जाएं, इसके लिए एक प्रक्रिया बनाई है। आपसे के ऊपर आरोप है तेजी व लापरवाही से। अब लापरवाही शब्द छोड़ दिया तो तेजी से तो वाहन हम चलाते ही हैं, और तेजी से वाहन चलाना तो कोई अपराध है नहीं, हमने कोई प्रतिरक्षा अपनी की ही नहीं, क्योंकि आरोप में गलती थी, लापरवाही शब्द लिखा ही नहीं था। हमने तेजी व लापरवाही से चलाया, तो तेजी व लापरवाही से वाहन चलाना यह भी ठीक है, अपने में कोई अपराध नहीं। तेजी व लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, अब है अपराध 279 में, ठीक है। हमने सुनसान सड़क थी, खूब तेजी और खूब लापरवाही चलाया, तो उस वक्त मेरे ही हाथ पैर टूटते, मानव जीवन कहां संकटापन्न हुआ? 279 कोई अपराध तो हुआ नहीं, ठीक है। अगर किसी के चोट लग जाए, सिंपल इंजरी आएगी, तो पुरानी आईपीसी में देखें तो 337, ग्रीवियस हो गई 338, ठीक है। सेक्शंस बदलेंगे। आपने यह भी लिख दिया तेजी वाला लापरवाही चलाया, कहां चलाया इसका उल्लेख नहीं। मानव जीवन जंगल में थोड़ी संकटापन्न हो जाएगा। हमने दुधवा में चलाया खूब तेजी लापरवाही से, तो शेर का जीवन संकटापन्न हो जाता, शेर खुद ही निपट लेगा, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। और तुम्हारा जीवन संकटापन्न होता तो कहां चलाया? जहां मानव जीवन संकटापन्न हो सकता था वहां चलाया, तो स्थान अगर ये छोड़ दिया तो भी तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, भूल से छूट गया तो क्या कर लोगे? इसलिए प्रक्रिया बनाया जाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं एक निष्पक्ष विचारण हो, जिसमें संबंधित व्यक्ति को हम अपने बचाव का पूरा अवसर दें, तो आपको एक निष्पक्ष विचारण चलाना होगा, और उसे उसके ऊपर लगाए गए आरोप की पूरी सूचना ये देनी होगी। अच्छा, वही बात कि आप सिर भी हैं, आप हाथ भी हैं, आप पैर भी हैं, इनफैक्ट आप समुच्चय हैं। हाथ, पैर, नाक, आंख, कान इसके समुच्चय हैं। हाथ भी आपका है, पैर भी आपका है, और ये सब मिलकर भी आप ही हैं। ऐसे
आपने कत्ल किया और गाली भी दी, ठीक है ना, आपने कत्ल किया। अब कोई कत्ल चुपचाप तो करता नहीं, गाली फाली बकता ही है, 2-3 डंडे भी उसके मारे, ठीक है ना। तो विचारण तो आपका सबके लिए होगा, ठीक है ना। और जब सबका आरोप आप पर लगाया जाएगा तो सारे अपराधों का सम्मिलित आरोप भी आरोप कहा जाएगा, ठीक है ना। और अलग अलग इस आपराधिक संव्यवहार में जो आपने विभिन्न अपराध किए हैं उनका अलग अलग उल्लेख, यह भी आरोप ही कहलाएगा, ठीक है ना। आपके ऊपर जब आरोप लगाया जाएगा तो आगे के सेक्शंस में हम लोग देखेंगे कि जब एक ही संव्यवहार है, एक ही संव्यवहार है और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए, या एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराध अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए, तो उन सबका विचारण करने के लिए एक ही विचारण चलाया जाएगा, ठीक है ना। एक आपराधिक संव्यवहार है, आपने उसमें कत्ल भी किया, गाली भी दी, ठीक है, किसी को उपहति यह भी कारित की, तो इस सारे संव्यवहार में जितने अपराध हुए उन सबका विचारण एक ही मुकदमे में किया जाएगा। तो उस मुकदमे में जब आप पर आरोप लगेगा तो इन सब अपराधों को करने के लिए आपके ऊपर आरोप लगाने की प्रक्रिया के मुताबिक आरोप लगाया जाएगा, और इन सब अपराधों के लिए जो आरोप लगेगा उस सबको सम्मिलित रूप से आरोप यही कहा जाएगा। और प्रत्येक अपराध के लिए जो आरोप लगेगा उसे भी आरोप ही कहा जाएगा, उसे आरोप के अलावा और कुछ नहीं कहा जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा था जब आरोप की परिभाषा पढ़ी थी डेफिनेशन क्लास में, तो वहां क्या कहा था उसने, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष आता है, इसीलिए कहा था, क्योंकि एक ही संव्यवहार होगा, एक संव्यवहार में एक से अधिक आरोप लगेंगे। अब एक से अधिक अपराधों को करने के आरोप लगेंगे तो प्रत्येक अपराध का उल्लेख अलग आरोप है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, चार्ज है, और इन टोटल भी वो आरोप ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए परिभाषा में उन्होंने कहा कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो प्रत्येक शीर्ष, ठीक है, आरोप के अंतर्गत आता है। इंक्लूसिव डेफिनेशन दी थी, एक्सक्लूसिव नहीं दी थी, उसकी वजह यही थी। लेकिन पूरा आरोप जिन जिन अपराधों से मिलकर बन रहा है उन सब अपराधों के बारे में आरोप किस ढंग से लगाया जाएगा उसकी प्रक्रिया 211 से लेकर के 214 तक दी गई है। आप जब भी, क्योंकि आरोप पर सवाल बनता जरूर है मेंस में, और एलएलबी एग्जाम में भी आरोप खूब पूछा जाता है, और जब आप एपीओ वगैरह या चाहे जुडिशरी कुछ भी दें तो आरोप पर पूरा एक सवाल बनता है। तो आपको सवाल के पहले पैराग्राफ में इस प्रकार से अपनी जानकारी का प्रदर्शन करना होता है कि एग्जामिनर को वो पहला पैराग्राफ पढ़ के ही ये जानकारी में आ जाए कि आपको सारी जानकारी है, कुछ भी आपके जानकारी से छूटा नहीं, ठीक है। पहला पैराग्राफ उसे बोलते हैं इंट्रो बनाना, और ये भाषा किसकी है, समाचार पत्रों की। समाचार पत्र आप कभी उठाकर पढ़िएगा, उसमें वो हर खबर का इंट्रो बनाते हैं, और सबसे कठिन काम वही होता है। इंट्रो किसे कहते हैं कि जो कुछ समाचार में है वो सब कुछ पहले पैराग्राफ में, इतनी 6-7 लाइनों में वो सब कुछ, आप उतना पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा समाचार में क्या क्या है। विस्तार से पढ़ना, आप अंदर पढ़िए। तो इंट्रो बनाना ये सबसे खास बात होती है मेंस के एग्जाम में, तो आपको इसी ढंग से बनाना चाहिए।
आरोप के चैप्टर में पुरानी सीआरपीसी के सेक्शन कोट कर रहा हूं क्योंकि वही मेरे जबान पर हैं, बाकी करस्पॉन्डिंग अब देख लेंगे। 211 से लेकर 214 तक आरोप की विरचना की रीति। 211 सामान्य रीति का उल्लेख करेगा। 212 यह कहेगा कि अगर 211 से मामला समझ में नहीं आ रहा तो समय और स्थान, समय स्थान इसका उल्लेख यह होना चाहिए। जरूरी नहीं है 212, लेकिन सुरक्षित यही है कि 212 का उल्लेख या 212 का पालन कर दिया जाए, क्योंकि मान लो नहीं हुई और अभियुक्त पर विपरीत प्रभाव कारित हो गया तो पूरा विचारण दोबारा करना पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो सुरक्षित यही होता है कि पहले ही 212, क्योंकि आवश्यक नहीं है, लेकिन जो कुछ आवश्यक नहीं है वो आप कर देंगे तो छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना भाई, छोटे तो नहीं हो जाएंगे। क्या है, नहीं आवश्यक फिर भी कर दीजिए। तो 212 आवश्यक नहीं, लेकिन आप कोर्स में देखेंगे तो उसकी पर्याप्त कंप्लायंस करते हैं। यानी समय और स्थान के संबंध में उल्लेख आरोप में ही कर देते हैं, आपने इस समय इस स्थान पर इस दिनांक को, ठीक है, ये अपराध कारित किया। उसके बाद 213 कई बार केवल सेक्शन, धारा, समय, स्थान ये खोलकर आप किसी को बताओ तो उसके ऊपर जिस अपराध को करने का अभियोग है उसकी पूर्ण सूचना उससे नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा है तो 213 कहता है अपराध करने की रीति आप बताएंगे। ठीक है ना। जैसे लोक सेवक का प्रतिरूपण करके किसी के साथ छल करना, ये मेरा ख्याल है 171-71 के आसपास अपराध था, पिछली सीआरपीसी में देखेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं बताएंगे कि तुमने पुलिस इंस्पेक्टर बनकर इनसे, ठीक है, वारंट पर गिरफ्तार न करने के एवज के तौर पर इतने पैसे ले लिए जबकि तुम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हो, तब तक अगर हम ये कहें तुमने लोक सेवक बनकर प्रतिरूपण द्वारा छल किया है तो तुम्हें पूरी सूचना कैसे मिलेगी। यानी अपराध करने की रीति ये भी बताना कई बार जरूरी हो जाएगा। तुमने डीएम साहब बनकर कहीं निरीक्षण कर लिया और 4-6 को सस्पेंड न करने के उनसे पैसे ले लिए, ठीक है ना। तो प्रतिरूपण द्वारा छल आपने किया, अपराध करने की रीति कई बार बतानी पड़ेगी। तो 113 था। 114 यह बताता है कि आरोप किस भाषा में लगाया जाएगा। यानी 111 से 114 तक आरोप लगाने की रीति यह दी गई है। 115 गलतियां अगर हो जाएं तो उनका प्रभाव विचारण पर क्या पड़ेगा यह बताता है। इसके साथ 464 को भी पढ़ा जाता है, जो पुरानी सीआरपीसी का सेक्शन है 464। इसे भी 115 के साथ पढ़ेंगे तब बात कंप्लीट होती है, क्योंकि 464 यह बताता है कि मामला अगर ट्रायल कोर्ट में पकड़ में ही नहीं आया, आरोप में गलती रही, ठीक है, या आरोप की विरचना की ही नहीं गई और ट्रायल कोर्ट में ट्रायल खत्म हो गया, ठीक है, और कन्विक्शन हो गया और मामला अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट में पहुंच गया, तो आरोप की विरचना में हुई गलती या आरोप की विरचना का अभाव अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय इसे कौन से विकल्प देगा और उनकी राय पर क्या असर डालेगा, ये 464 में लिखा है। इसलिए 115 प्लस 464 दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। 116 न्यायालय को शक्ति देता है कि आरोप इसमें परिवर्धन या परिवर्तन, परिवर्धन यानी बढ़ाना और परिवर्तन यानी जिसमें है उसे दीगर धारा में, तो परिवर्तन और परिवर्धन यह न्यायालय किसी भी समय कर सकेगा, इसकी शक्ति उसे 216 मिलती। और जब परिवर्तन या परिवर्धन करे
तो जो साक्षी पूर्व में परीक्षित हो चुके हैं, यदि उनकी जरूरत पक्षकारों को है, ठीक है, तो उन्हें बुलाने की शक्ति ये पक्षकारों को देता है। यहां तक आरोप की विरचना, उसमें गलती का प्रभाव, ठीक है, और परिवर्तन और परिवर्धन करने की शक्ति, और जो परिवर्तन और परिवर्धन हो तब साक्षियों को पुनः बुलाने की ताकत। एक चीज बस और समझ लेंगे, ये कई बार प्री में पूछ देते हैं, कोई न्यायालय, किसी न्यायालय में यह ताकत नहीं है कि धारा 224 की व्यवस्था को छोड़कर, पूर्व की सीआरपीसी का सेक्शन कोड किया है हमने, ठीक है, और 224 लास्ट सेक्शन था आरोप की विरचना का। अब भी जो लास्ट सेक्शन होगा वही 224 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा। उसकी व्यवस्था को छोड़कर कोई न्यायालय एक बार आरोप विरचना करने के बाद आरोप वापस नहीं ले सकता, आरोप वापस नहीं लिया जा सकता। या तो दोष सिद्धि होगी अब आरोप पर, या दोष मुक्ति होगी। आरोप की विरचना इससे पहले उन्मोचन होगा, डिस्चार्ज होगा, क्योंकि आरोप बन ही नहीं रहा, खाली अभियोजन कहता है आरोप है, ठीक है, आरोप बन ही नहीं रहा, तो न्यायालय क्या करेगा? डिस्चार्ज। और आरोप की विरचना के बाद हमेशा या तो दोष सिद्धि होगी या दोष मुक्ति, आरोप वापस नहीं हो सकता। आपराधिक अभियोग वापस हो सकता है, और उसकी ताकत भी लोक अभियोजक को है, विद परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कानून की कोई भी ताकत इस प्रकार नहीं दी गई होती कि कोई भी निरंकुश हो जाए। लोक अभियोजक भी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जस्टिस, इन द, ठीक है, इन द फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक जस्टिस हम क्या बोल गए, इन द फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोक हित में ही आपराधिक अभियोग को वापस ले सकता है, वो भी विद परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और लोक हित है या नहीं है ये देखना न्यायालय का ही काम है, ठीक है, यानी लोक अभियोजक लोक हित में वापस ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यायालय एक बार आरोप की विरचना करेगा तो या तो दोष सिद्धि और या फिर दोष मुक्ति, इसके सिवा तीसरा काम हो ही नहीं सकता। यही होगा, ठीक है। और 217 तक ये मामला बना। 218 एक सामान्य नियम प्रतिपादित करेगा कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक विचारण, प्रत्येक अपराध के लिए। लेकिन 218 के अपवाद 219, 220, 221 और 223 इसमें दिए रहेंगे, यानी 4 सेक्शन, जिनमें जनरल नियम जो 218 का है उसके अपवाद दिए रहेंगे। वैसे तो प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक विचारण होगा, लेकिन पृथक विचारण तभी होगा प्रत्येक अपराध के लिए जब प्रत्येक अपराध सुभिन्न हो। अगर दो अपराध इस प्रकार कारित किए गए हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा कि वे परस्पर सुभिन्न नहीं हैं, ठीक है ना, तो 218 की शर्त पूरी नहीं होती, क्योंकि 218 क्या कहता है? प्रत्येक सुभिन्न अपराध का विचारण पृथक पृथक किया जाएगा, तो सुभिन्न होने चाहिए ना। अगर सुभिन्न नहीं है तो 219, 221, 219, 220, ठीक है, और 223, 221 हम गलत बोल गए, 219, 220 और 223, इनकी व्यवस्थाओं के मुताबिक कई सारे अपराधों के लिए एक ही विचारण भी हो सकता है। क्यों? वैसे कई सारे अपराध परस्पर सुभिन्न नहीं होंगे। जब सुभिन्न नहीं होंगे तो 218 का नियम लागू ही नहीं होगा, क्योंकि 218 तो यह कहता है कि प्रत्येक अपराध जो सुभिन्न है उसका विचारण पृथक बाद में होगा। अगर इसका मतलब ये निकला, हमने कहा कानून को अभिव्यक्त और विवक्षित दोनों तरह से पढ़ते हैं, जो लिखा है वो भी पढ़ेंगे और जो नहीं लिखा वो भी पढ़ेंगे। इसका मतलब ये निकला कि अपराध अगर सुभिन्न नहीं है तो उसका पृथक विचारण नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर उसके पृथक विचारण की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब
219, 220 और 223 ये 218 का अपवाद प्रस्तुत करेंगे और 221 बीच में। 221 ये कहेगा कि जब लोक अभियोजक ये तय नहीं कर पा रहा कि जो साक्ष्य उपलब्ध है इससे अंततः वो क्या साबित कर पाएगा, अंततः कौन सा अपराध साबित होगा, तो जिन जिन अपराधों के साबित होने की संभावना हो उनका आनुकल्पिक आरोप, ठीक है ना, ये ऑप्शनल करके कि या तो ये दोनों का आरोप व्यक्ति पर लगाया जा सकेगा। अक्सर ये 302 और 304 में होता है। 304 में आनुकल्पिक आरोप 302 का भी लगाते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो मरा ही है, लड़की तो मरी है। अब यह साबित हुआ कि मरी तो इन्होंने ही मारी, यह भी साबित हो गया, लेकिन दहेज के लिए क्रूरता बरती हो यह साबित नहीं हुआ। दहेज के लिए क्रूरता बरती यह साबित नहीं हुआ तो फिर 304 भी नहीं है, तो क्या छोड़ देंगे? अरे भाई मारा तुमने, ये तो साबित ही हुआ, तो 302। ठीक है, ये साबित हुआ कि इन्होंने मारा, दहेज के लिए ही मारा, सारी बातें ठीक है, लेकिन 7 साल से ज्यादा हो गए थे शादी को, तो 304 भी तो नहीं है, लेकिन 302 तो है। अब शुरुआत जब हम कर रहे हैं मामले की, तो हम जानकारी कैसे कर सकते हैं कि जो साक्षी आएंगे उनके साक्ष्य से क्या साबित होगा? अब हम इंतजार करें कि जब साक्षी आएंगे और सब कुछ हो जाएगा तो बिल्कुल अंत में फिर तो निष्कर्ष निकलेगा। इसका मतलब निर्णय से ठीक पहले हम परिवर्तन कराएं आरोप में, और जब परिवर्तन कराएं तो फिर साक्षी दोबारा, हमने आपसे कहा कि 217 में जब आरोप में परिवर्तन 216 में किया जाएगा तो साक्षी दोबारा बुलाए जा सकते हैं, तो अननेसेसरी डिले होगा। इसको बचाने के लिए 221 है कि हम शुरुआत में ही आनुकल्पिक आरोप लगा देंगे कि या तो ये या ये। इसलिए 304 में आप अक्सर देखेंगे 304 विकल्प में 302 दोनों का आरोप व्यक्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, तो 221। अब बचे सिर्फ 222 और 224, 2 सेक्शन बचे। 222 ये कहता है कि जब एक पूरा छोटा अपराध साबित हो गया, ठीक है, तो भले ही उस छोटे अपराध का आरोप अभियुक्त पर नहीं लगाया गया था, लेकिन फिर भी उस छोटे अपराध के लिए उसकी सजा की जा सकती है। उस पर कोई आरोप नहीं था छोटे अपराध का, लेकिन एक बड़ा आरोप साबित हुआ है बड़े अपराध का। उस बड़े अपराध के आरोप के अंतर्गत वो छोटा अपराध है। अगर 409 साबित हुआ तो सबसे पहले 406 साबित हुआ होगा। अगर 302 साबित हुआ है तो सबसे पहले तो 304 साबित हुआ होगा, क्योंकि सदोष मानववध हत्या है। ठीक है, तो सदोष अगर हत्या साबित हुई है, ठीक है, साबित हुई, गलत शब्द का उपयोग करें, अगर हत्या का आरोप लगाया हमने आप पर तो सदोष मानववध का आरोप तो लगाया ही गया है। भाई सदोष मानववध हत्या है, हमने हत्या का आरोप आप पर लगा दिया था। जब हमने हत्या का आरोप लगा दिया आप पर, तो आप ये जानते नहीं थे कि सदोष मानववध हत्या है, तो हमने आप पर सदोष मानववध का भी आरोप लगा दिया है, क्योंकि अगर नहीं लगाया तो हत्या का तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि सदोष मानववध हत्या है। हमने लोक सेवक के द्वारा, आपने लोक सेवक की पदी हैसियत में, आपने बैंक मैनेजर के रूप में जो धन आपके पास जमाकर्ता ने न्यस्त किया था, उसके संबंध में आपराधिक न्यासभंग किया है, यह आरोप आप पर लगाया। और यह किसमें? पुरानी आईपीसी में देखेंगे तो 409 का आरोप आप पर बनेगा। लोक सेवक की पदी हैसियत में जब किसी जंगम वस्तु या धन को प्राप्त करता है और उसके संबंध में आपराधिक न्यासभंग करता है तो वो 409 का दोषी है। हमने आप पर लोक सेवक की पदी हैसियत में
आपराधिक न्यास भंग का अपराध करने का आरोप लगा दिया, तो 409 का लगा दिया ना, उसमें आजीवन कारावास। लेकिन हमने बिना लोक सेवक की पदी हैसियत में सिर्फ आपराधिक न्यास भंग व्यक्ति की स्थिति में करने के लिए जो सेक्शन है 406, उसका आरोप आप पर नहीं लगाया। ठीक है ना, 406 का कोई आरोप आप पर नहीं है। हम ये नहीं साबित कर पाए कि जिस समय आपको धन नष्ट किया गया, वो धन आपने लोक सेवक की पदी हैसियत में स्वीकार किया था, क्योंकि आप बैंक, साबित यह हुआ कि जमाकर्ता के व्यक्तिगत मित्र बैंक मैनेजर साहब थे और जमाकर्ता चूंकि जल्दी में था, इसलिए उसने बैंक मैनेजर साहब को कहा कि तुम हमारे दोस्त हो, ये ले लो और जमा कर देना तुम हमारी ओर से। तो बैंक मैनेजर की पदी हैसियत में उसने पैसा नहीं दिया, अपने मित्र की हैसियत में पैसा दिया। तो जो साबित हुआ वो ये साबित हुआ कि आपने व्यक्ति की हैसियत में स्वीकार किए गए धन को आपराधिक तौर पर अपने दुर्विनियोग में ले लिया, इसलिए आपने व्यक्तिगत हैसियत में लिए गए धन के संबंध में आपराधिक न्यास भंग किया है, न कि लोक सेवक की पदी हैसियत में स्वीकार किए गए धन के संबंध में आपराधिक न्यास भंग किया है। तो ये ठीक है कि 406 का कोई आरोप आप पर नहीं था, लेकिन बड़े अपराध का तो था। 406 में तो 3 ही साल सजा है, 409 में आजीवन कारावास। तो बड़े अपराध का आरोप आप पर था और छोटा अपराध उसके अंतर्गत था। तो भले ही छोटे अपराध के लिए कोई आरोप आप पर नहीं था, इसके बाद भी अगर आपको छोटे अपराध के लिए दंडित कर दें तो इसमें क्या खराबी है, क्योंकि आरोप हम इसलिए आप पर लगा रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हमें अंधेरे में रखकर, ठीक है, हमें बिना समुचित प्रतिरक्षा का अवसर दिए हमें दोष सिद्ध कर दिया, हमें सजा कर दी, आप ये ना कह पाओ। समुचित प्रतिरक्षा आप तभी कर पाओगे जब आप जानते हो, क्योंकि जो आप जानते ही नहीं, हम पहले भी कह रहे थे कि आप कहते हो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। पहली बात तो आपको प्रार्थना ही नहीं मालूम कि प्रार्थना क्या चीज होती है, और इसे जानने के लिए कोई डिक्शनरी नहीं पढ़नी होती है कि प्रार्थना जानने के लिए आपको डिक्शनरी पढ़नी हो। अगर कचहरी में प्रार्थना पत्रों को देख लोगे तो भी प्रार्थना क्या होती है पता लग जाएगा। आपने कभी सम्यक दृष्टि प्रार्थना पत्र पर ही नहीं डाली, अगर उस पर सम्यक दृष्टि डाल लेते तो भी पता लग जाता। प्रार्थना पत्र में आप क्या लिखते हो? हम असमर्थ हैं, श्रीमान जी से निवेदन है ऐसा करना। यानी प्रार्थना उस हृदय की पुकार है ईश्वर के प्रति, जो ईश्वर के सामने अपने को असमर्थ मानता है। वो ये कहता है कि हम तो असहाय हैं, हम तो आपको प्राप्त कर ही नहीं सकते, आप ही कृपा करो और हमारी सुन लो, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम आप तक आ जाएं। और प्रार्थना, ठीक है, ईश्वर की कर रहे हैं, ईश्वर से कर रहे हैं, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन वास्तव में आप ईश्वर को तो अपनी प्रार्थनाओं में कभी मांगते ही नहीं। आपने आज तक प्रार्थनाओं में जो कुछ मांगा है वो तो पास होना, ठीक है, नौकरी लगना, ठीक है, ये मांगे। आपने कभी भी ईश्वर को अपनी प्रार्थना में ईश्वर से नहीं मांगा है, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर से ईश्वर को मांगना है और यह कहना है कि हम असहाय हैं, हम असमर्थ हैं, हम आपके समान शक्तिशाली नहीं, हम आप सर्वशक्तिमान हो, हम पर दया करो। ठीक है, तो प्रार्थना इस चीज का नाम है। तो वही है कि अगर आपने प्रार्थना पत्र को भी ठीक से पढ़ लिया होता
तो भी पता लग गया होता कि प्रार्थना होती क्या चीज है। ठीक है ना। तो जो आप जानते नहीं, जिसको नहीं जानते, जो नहीं जानते, वो आप ठीक प्रकार से कर ही नहीं सकते। आपको प्रार्थना क्या होती है मालूम ही नहीं है, तो फिर आप प्रार्थना ठीक से कर लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आप इसीलिए आपकी किसी प्रार्थना का कोई प्रभाव होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करना ही नहीं जानते। आप तो ईश्वर के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो। ठीक है, ईश्वर प्रार्थना क्या है? ठीक है, वही कि आप पहले तो डीएम साहब से कुछ मांग रहे हो, इससे मांग रहे हो, उससे मांग रहे हो, उससे मांगी कहां रहे? उससे तो मांगो जिससे मांगना है, उससे मांग ही नहीं रहे, तो फिर आपकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। तो जो आप जानते नहीं वो आप कर नहीं सकते। तो अगर आपको यही नहीं मालूम कि आपके ऊपर आरोप किस चीज का है, तो प्रतिरक्षा ये कैसे होगी? प्रतिरक्षा तो तभी होगी जब किस बात का आरोप है ये पता लगे। जब तक ये नहीं पता लगता तब तक आखिर आप प्रतिरक्षा कैसे करेंगे? इसलिए सम्यक आरोप का लगना जरूरी है। और आप इस केस में ये नहीं कह सकते कि सम्यक आरोप नहीं लगा, क्योंकि आप पर जब 409 का आरोप आया तो 406 तो उसके अंतर्गत था। तो आपको सूचना नहीं थी। आपसे ये तो कहा गया कि पति हैसियत में आपने स्वीकार किए गए धन के संबंध में आपराधिक न्यास भंग किया, ये तो कहा गया। आपराधिक न्यास भंग किया है ये तो आपको बताया गया। और पति हैसियत किसकी थी? व्यक्ति की, आपकी। तो आप व्यक्ति नहीं है क्या? ठीक है, तो आरोप लगाने का उद्देश्य क्या था? आरोप लगाने का उद्देश्य तो आपको समुचित रूप से सूचित करना था, वो तो आप हुए। ठीक है ना। बस प्रारूपिक तौर पर 406 धारा का उल्लेख ये नहीं हुआ, इतना ही तो हुआ। तो चीजें तो तत्व में देखी जाएंगी कि प्रारूप में देखी जाएंगी। प्रारूप में देखी जाएंगी तब तो योग शिक्षक योगी हो जाएगा, कोई भी गेरुआ कपड़ा पहने व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा। प्रारूप में तो चीजें नहीं देखी जा सकती, चीजें तो तत्व में देखी जाएंगी। तत्व में आरोप लगाने का उद्देश्य क्या था? आपको सूचित करना। सूचित आप हो गए तो भले ही बिल्कुल एग्जैक्ट धारा का उल्लेख नहीं भी किया गया, लेकिन सूचना तो पूरी हुई उस आपराधिक कार्य के संबंध में। तो फिर आपको उसमें दंडित कर देने में क्या दिक्कत है? हाँ ये ठीक है, हमने छोटे अपराध का आरोप लगाया था, बैंक मैनेजर साहब पर यह कहा था कि आपने जमाकर्ता से व्यक्ति के तौर पर धन स्वीकार किया था, उसके संबंध में आपराधिक न्यास भंग किया। और फिर हम ये कहने लगे कि लोक सेवक की पद ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि लोक सेवक के रूप में आपने धन स्वीकार किया और फिर न्यास भंग किया, इसकी सूचना उन्हें मिलनी चाहिए थी, ताकि वो ये बता पाते कि नहीं ये हमारे व्यक्तिगत दोस्त है और लंच में हम साथ साथ बैठे थे, इन्हें घर पे काम था इसलिए गए। ठीक है, चलो हमने किया, लेकिन हम 3 ही साल के तो दोषी हैं, आजीवन कारावास के थोड़ी हैं। ठीक है ना। तो बड़े छोटे का आरोप लगाया, बड़ा साबित हुआ तो दंडित नहीं कर पाएंगे, तब तो आरोप में परिवर्तन करिए। लेकिन अगर बड़े का है तो छोटे में क्या दिक्कत है? 100 में 1 शामिल है, 1 में 100 शामिल नहीं है। ठीक है ना। तो 222 ये कहेगा, पूर्व के सारे सेक्शन हमने कोट किए, करस्पॉन्डिंग आप देख लेंगे। और 224 ये बताता था कि किन परिस्थितियों में आप एक आरोप पर दंडित कर देने के बाद शेष आरोपों को वापस ले सकेंगे। ठीक है ना। तो ये समराइज है आरोप के समस्त अध्याय की। कल से हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन इसे देख लेंगे और बात करेंगे।